बात होने जा रही है पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के लगातार एक के बाद एक दिए जा रहे झूठे बयानात पर अब कैसे भारत हर ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए उसे जमकर लताड़ लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर बताया। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ था, जिसके जवाब में भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कहा कि आतंकी ढांचों का खात्मा जरूरी है। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. जो बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन के इस प्लेटफॉर्म पे कही कि आतंकवाद को पालने वालों का फिनेंस क्यों नहीं चोक कर देना चाहिए। पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं लिया, कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई क्योंकि ये की जानी चाहिए। आतंकवाद को पालने वाले देशों को इसका अंजाम भुगतना चाहिए। ये भारत की पॉलिसी है और बड़ी ही क्लियर पॉलिसी है। विजय जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए इस हिस्से में बहुत क्लैरिटी के साथ जो विदेश मंत्री जी हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने जवाब दिया जी। और मुझे लगता है इतने ही स्ट्रांग जवाब की ज़रूरत थी। हालांकि हमारी जो वहाँ पे फर्स्ट सेक्रेटरी थी कल मिसेस गहलोत, उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली जवाब दिया था, लेकिन विदेश मंत्री जब जवाब देता है तो उसका एक अलग मायने होता है। और मैं समझता हूँ कि पूरे UNGA में जिस तरह से भारत ने अपना रुख रखा है, और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ, प्रधानमंत्री जी ने जब ये पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद SCO की बैठक में एक और कदम आगे बढ़ गए थे और उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से आगे बढ़ाकर ग्लोबल टेररिज्म तक जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि जो 9/11 हुआ और जो लंदन की जो घटना हुई, उन सब में भी आतंकवादियों का हाथ है और वो आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। तो जो मुल्क ग्लोबल टेररिज्म पर चल रहा है, मैं इसको आधी मिनट और देता हूँ आपको कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिज्म के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया था। ये 9/11 से पहले की घटना है, ठीक है। और तब अमेरिका ने और कुछ और देशों ने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये आपके लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ। आज पूरी दुनिया उस टेररिज्म को मान रही है और ये जो टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जब तक आप इसको ग्लोबल टेररिज्म की तरह से नहीं देखेंगे तब तक इसका इलाज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और ग्लोरीफाई करने वाले, ग्लोरीफाई जिस तरह वो एस जयशंकर जी ने कहा कि आप ग्लोरीफाई करते हैं, आप टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। और हमने तस्वीरें देखी थी, उन्होंने पाकिस्तान का नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन हमने पाकिस्तान से आई हुई तस्वीरें देखी। आप कैसे उन्हें अपने सिराखों पर बिठा रहे हैं? देखिए, भारत के जो वांछित आतंकवादी हैं, वो चाहे हाफिज सईद हों, मसूद अजहर हों, या इस तरह के जितने और नाम, लखवी और ये सब जो है, जो 9/11 उसमें क्या 26/11 में वांछित थे, या और जितने आतंक, पार्लियामेंट अटैक हुआ, कांधार हाईजैक हुआ, ये जितने घटनाएं हुई उनके पीछे, वो सब पाकिस्तान में खुले घूमते हैं।
उनकी रैलियां होती हैं, उनके भाषण होते हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, और पाकिस्तान की फ़ौज के बड़े बड़े अधिकारी उनके साथ देखे जाते हैं। और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो वो मारे गए तमाम सारे इसी तरह के वांछित आतंकवादियों में कई उनके जनाजों में शरीक हुए वो लोग, तो वो तो उनको मुजाहिद बताते हैं उन आतंकवादियों को जो। तो ये तो स्पष्ट है बिल्कुल, भले विदेश मंत्री ने नाम न लिया हो, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपने भाषण से साफ साफ ये बात रख दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो गलत बयानी की वहाँ पर, कि एक तो ट्रंप को उन्होंने कहा कि उन्होंने रुकवाया, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमने भारत के साथ जहाज गिरा दिए, जो उस गलत बयानी का जवाब भी भारत ने बहुत तरीके से, हमारी जो वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, स्थायी प्रतिनिधि पेटल गहलोत, उन्होंने भी दिया और विदेश मंत्री ने भी अपने भाषण में दिया। तो मुझे लगता है भारत ने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड में चीज़ें आनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने तो रिकॉर्ड में डाल दिया, तो उसका जवाब देना जरूरी था, और जवाब दिया उन्होंने। और इसलिए जो है मुझे लगता है कि इस विदेश मंत्री के भाषण से दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान का चेहरा पाकिस्तान है कि उसको शर्म तो आती नहीं। खैर, मैं भारत के डिस्कशन पॉइंट पर आती हूँ, जो 3 पॉइंट फोकस इस वक्त हम अपने दर्शकों के सामने भी रख रहे हैं। समीर जी, आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री तो इन तीनों का जिक्र लगातार करते रहे 2014 के बाद, और अभी तो लगातार कह रहे हैं कि जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, आत्मनिर्भरता जरूरी है, और इसलिए स्वदेश का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं। और जिस तरीके से जयशंकर ने स्पीच दिए, उन्होंने बहुत खासतौर से उन्होंने भारत का जिक्र, भारत का कहीं इंडिया नहीं कहा उन्होंने पूरे भाषण में, भारत कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने आतंकवाद बड़ी घटनाएं हो रही है उसका केंद्र एक ही जगह, जड़ें एक ही जगह। तो सीधा सीधा संदेश था कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और वहां उसकी जड़ें बहुत मजबूत है आतंकवाद की। इसके अलावा जयशंकर ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि भाई अब यूएन के सदस्य देशों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य देशों की भी संख्या बढ़ना चाहिए। तो सीधे सीधे भारत ने अपनी दावेदारी की है कि भाई अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल किया जाए। और मुझे लगता है भारत एक प्रमुख दावेदार बन के उभरा है, और आने वाले दिनों में भारत, मुझे लगता है, एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत को उसकी मान्यता मिलेगी। लेकिन आतंकवाद पर जिस तरीके से जयशंकर ने जिक्र करा, इसके पहले पटेल गहलोत ने जिस तरीके से जवाब दिया था, इतने तमाम मंचों से पाकिस्तान को जवाब मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी के सुधरने का नाम नहीं लेता। मतलब योगी जी जो कहते हैं ना कि लातों की बुत बातों से नहीं मानते, वो पाकिस्तान में भी लागू होता है। मतलब उन्हें सब समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उसके यहाँ जो आतंकवादी है, जिस तरह से पोषित किया जाता है, उनको सुविधाएं, संसाधन और ताकत दी जाती है, आतंकवादियों को पैसा मुहैया कराया जाता है, उनके मरने पर उनके जनाजे में सेना के अधिकारी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है उसके पीछे वो कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं। मैं उस पर एक छोटा सा रिएक्शन हर्षवर्धन जी आपसे ले रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है जब आपको पता है आपके पीछे चाइना खड़ा हुआ है सपोर्ट करने के लिए, जब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका आपके साथ खड़े हुए हैं, वहां से ये पाकिस्तानी कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, उसके बाद फिर जो अलबल बोलना है वो बोल देते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर अमेरिका और चीन, इन दोनों का समर्थन पाकिस्तान को ताकत देता है, लेकिन गलत के साथ कोई खड़ा हो जाए तो ताकतवर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। डॉक्टर एस जयशंकर जब वहां बोल रहे हैं, हमारी जो प्रतिनिधि हैं वहां पेटल गहलोत जब वहां बोल रही थी, उसका जो प्रभाव है, और जो शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे थे, शहबाज शरीफ जो क्या बोल रहे थे शायद उनको भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ बोलते जाना है, उसका आप प्रभाव देखिए। और डॉक्टर एस जयशंकर जब ये कहते हैं कि जितने भी दुनिया में आतंकवादी हमले या घटनाएं ऐसी होती हैं, उसको जब आप ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उसका ओरिजिन कहां निकलता है? पाकिस्तान। एक राज्य की वो अपनी जब ऐसी पॉलिसी हो जाए तो सबको उसको खारिज करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। जब डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, अपना आत्मनिर्भरता है और हम अपने आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, उसमें चाइना और अमेरिका दोनों को संदेश है। इस बार की यूएनजीए की सबसे बड़ी घटना जो है, जिसको पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि भारत के अखबारों ने या मीडिया ने उस तरह से क्यों नहीं चलाया, ब्रिक्स के जो मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, वो सबसे बड़ी खबर है। जिस ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ भी कहते रहते हैं, हम तो ये खत्म कर देंगे, ये पेनल्टी लगा देंगे। अभी भी वो अमेरिका का एक क्या नाम है, उसने कहा कि हमें इंडिया और ब्राजील को सबक सिखाना है। ऐसे में जब भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के साथ और अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए वहां मीटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है
यानी दुनिया बहुत क्लियर कट, जिसको हम कहते हैं मल्टीपोलरिज्म की तरफ कैसे बढ़ रही है, और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की क्या भूमिका है वो वहां से दिख रही। पाकिस्तान चूंकि अमेरिका को अपने कुछ निजी हित साधने हैं, भारत को उसको कट्टुसाइज करना है, ट्रेड डील करनी है, दबाव बनाना है, उसके लिए वो कर रहा है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। दुनिया में ज्यादातर देश भारत के रुख के साथ है और मजबूती के साथ है। अब भारत कहाँ खड़ा है? अभी जो आपने बात कही ना हर्षवर्धन जी, वो जो 3 सूत्र हैं भारत के, भारत वहीं खड़ा हुआ है। वो आत्मनिर्भर हो रहा है, वो आत्मरक्षा के लिए तत्पर है, और आत्मविश्वास के साथ ग्लोबल मंच पर टेररिस्तान को वो आईना दिखाएगा। वो उस पाकिस्तान के पीछे जो ग्लोबल शक्तियां खड़ी हुई है उनको भी आईना दिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारे आत्मविश्वास से। विजय जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है, जो तीनों बातें कही ना, वो ही तीनों शब्द जो है ना हमारी ताकत है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से ही आपकी ताकत बढ़ती है। कि आप जैसे अभी जिक्र किया गया कि पाकिस्तान जो है अमेरिका और चाइना की ताकत से, तो वो डिपेंडेंट है ना उन पर। हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि उनकी ताकत, वो डिपेंडेंट है उन पर और उनका वो खिलौना है, तो वो उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ट्रम्प साहब जितना नखरे करने थे या नहीं कहते, सॉरी, लेकिन भारत अपनी आत्मनिर्भरता के साथ, विश्वास के साथ और डिफेंस का जो काम कर रहा है, उससे एक ताकत मिली है और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और कल जो पटेल गहलोत ने बोला ना जिस तरह से शहबाज शरीफ के लिए, कि यदि अपने घर जले हुए देखकर भी आप जश्न मनाना चाहते हैं, then you can enjoy। तो वो स्थिति जीत जैसा है, नैतिक जीत है। अच्छा, जिसमें नैतिकता ही नहीं उसमें जीत नैतिक है। ये एक और कंट्रास्ट वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान को देर सवेर सब समझना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया के जो देश हैं वो भी इसको समझें, क्योंकि जब पड़ोसी के घर आग लगेगी ना, तो वो तबन आप तक पहुँचेगी। जो बात का मैंने जिक्र वाजपेयी जी का किया, जिसे आप लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बता रहे थे, आज पूरी दुनिया उसको फेस कर रही है। 9/11 उन्होंने देखा, 9/11 उन्होंने देखा है। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि हाँ, टेररिज्म क्या चीज है। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। अभी जागने का समय है और वो नहीं जाग रहे, तो इसका नुकसान उनको उठाना ही पड़ेगा। उन्हें पीस प्राइज दिखाई दे रहा है ना। अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां करूर में बड़ा हादसा हुआ है। अभिनेता से नेता बने सुपरस्टार विजय की रैली में जानलेवा भगदड़ मची। अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है। 16 महिलाएं, 10 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 67 घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विजय ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 50,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए। इन लोगों ने करीब 6 घंटे तक विजय का इंतजार किया। जब विजय अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे, तो जाहिर है 6 घंटे से जो लोग इंतजार कर रहे होंगे उनका बेकाबू होना तो तय है ही, और इसी में लोग बेहोश भी हुए। बीच में विजय को अपना भाषण रोकना पड़ा और फिर विजय रैली से वो निकल गए। अब ऐसे भगदड़ों का जिम्मेदार कौन है? ये किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? विजय जो तय समय से 6 घंटा देरी से वहां पर पहुंचे, समीर जी, या वो लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि तयशुदा संख्या से ज्यादा संख्या ना आए? कौन है जिम्मेदार? देखिए, तमिलनाडु की राजनीति बहुत विचित्र राजनीति है। अगर आप तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास देखेंगे तो जितने भी बड़े सुपरस्टार और अभिनेता रहे, उन्होंने राजनीति में नाम कमाया। पहले अभिनेता के रूप में नाम कमाया, फिर राजनीति में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और हमेशा भगदड़ होती रही है। अगर मैं आपको बताऊँ, MG रामचंद्रन जब 77-78 में जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उनकी पहली रैली में भगदड़ हो गई, तब भी लोग मारे गए थे। उसके बाद करुणानिधि मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी रैली भी होती है, उसमें भगदड़ मचती है। जयललिता जब महासचिव बनती है और जयललिता पहली बार चेन्नई के समुद्र किनारे पर रैली करने जाती है, तो वहां भगदड़ मची थी। उसके बाद लोग मारे गए थे। तो तमिलनाडु में नेताओं के प्रति, जो अभिनेता, जो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, उनके प्रति एक अजीब सा जुनून और अजीब सा एक उनके प्रति लोगों के मन में सम्मान है, प्यार है या जुनून है, कि लोग उनके पीछे पागलों की तरह चले जाते हैं। जिस तरीके से आगे बढ़कर जुनून ही हो सकता है। बिल्कुल। और जब टीवी के जो अभी विजय ने जो पार्टी बनाई उन्होंने टीवी की, आप बताइए 8 घंटे लेट पहुंचना, सुबह 8 साढ़े 8 पे पहुंचना था और शाम को 5 बजे वो पहुंच रहे, 6-7 घंटे देरी से पहुंच रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी है, इतनी उमस है, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं वहां बैठी हुई है उनको देखने के लिए वहां पर। और जगह कितनी छोटी थी, 80 फुट की जगह है, उसमें 40-50 फुट की उनकी बस चली जाती है। इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जबकि स्टालिन खुद परिवार से आते हैं। जो मुख्यमंत्री है, उनके पिता खुद करुणानिधि इतने बड़े स्टार रहे, वो जानते हैं कि अभिनेताओं के प्रति जनता का क्या जुनून है। तो उन्हें सरकार को व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, भीड़ कम करवानी थी, वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाते हैं। इतना
इतना बड़ा हादसा हो जाना, सर वो और उसके कोट बाद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, और उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कैसे हट सकते नहीं, और उसके बाद आप विजय को देखिए कि आप चार्टर प्लेन से आप चेन्नई चले जाते हो, सिर्फ आप ट्वीट कर देते हो कि इसका दुख प्रदर्शित करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, आप 20 लाख रुपए दे देते हो, मुख्यमंत्री 10 लाख की घोषणा कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, मतलब कह रहे हैं कि 80 के ऊपर लोग मर गए, कहीं तो आईसीयू में एडमिट है अभी 50 के ऊपर लोग। तो ये बहुत दुखद घटना है। 51 लोग आईसीयू में एडमिट है। इस घटना से सारे फिल्म स्टार जो है तमिलनाडु के और साउथ के, वो ध्यान में ले कि भाई इस तरीके से अभी तेलंगाना में होता, थिएटर में भगदड़ मच गई थी। मना किया, आपको याद है तेलंगाना में भगदड़ मची थी? बिल्कुल ध्यान है, वो क्रिकेट बेंगलौर में आरसीबी का जी क्रिकेट रैली ऐसी निकली कि उसमें भी लोगों की जान गई थी, इतनी भगदड़ हुई थी। जब पुलिस ने कह दिया कि इससे ज्यादा और लोगों को ऑक्यूपाई आप नहीं कर सकते, अकोमोडेट नहीं कर सकते, उसके बावजूद फैंस को बुलाना, 10,000 की परमिशन, 50,000 लोग आए। मीनाक्षी, दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ भीड़ को भेड़ बकरियों की तरह लिया जाता है। ना तो पुलिस प्रशासन कोई क्राउड मैनेजमेंट करता है ढंग से, और ना आयोजक जो है अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं। आपको 10,000 की परमिशन थी, 15,000 आ जाते, 20,000 आ जाते मैक्सिमम, भाई डबल। अब 50,000 लोग आ जाए ऐसी जगह में जहाँ 10,000 आदमी आ सकते हो, तो स्टम्पिड तो होगा। दिक्कत क्या है कि जो, और क्या इनके पास, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, क्या ये जो बड़े बड़े स्टार होते हैं उनके पास भी तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच ही रही होती है ना कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत देर से आपका इंतजार किया जा रहा है, अब तो आ जाइए। क्या इनको नहीं समझ में आती है? वो तो इंतजार कराते हैं कि ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो। कितनी हुई? बोले आधा ग्राउंड भर गया, और भरने दो। कितना हुआ? 2/3 भर गया, और भरने दो। ग्राउंड के बाहर भी लोग आ गए हैं, खंभों पे चढ़ गए हैं, पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, तब बिल्डिंगों पे चढ़े हुए हैं, तब उनको लगता है कि अब, और वो इंतजार करते हैं इसका कि लोग पहुंचे। और मतलब ये सिर्फ इस करूर की घटना ही नहीं, बेंगलुरु की घटना आप देख लीजिए, तेलंगाना का जिक्र किया इन्होंने। जितने जहां हमारे यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, जहां 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां भगदड़, चाहे कोई मंदिर हो, कोई मेला हो, कोई आयोजन हो, कुंभ का आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हमें लगता है प्रॉपरली। अच्छा, क्राउड भी हमारे यहाँ चूंकि जब आता है भीड़, तो भीड़ में फिर किसी तरह का डिसिप्लिन नहीं होता। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं इन बड़े बड़े जो सितारे हैं जिन्हें देखने के लिए लोग इतने लालायित रहते हैं, उनका कैरेक्टर समझना चाह रही हूँ। हर्षवर्धन जी, ये क्या कैरेक्टर है? ये वो लोग हैं जो आपको सिर आंखों पर बैठाते हैं, जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्हें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितने घंटे इंतजार करवाते हैं, और शर्म नाम की चीज नहीं कि रैली से आप निकल गए, एक ट्वीट आपने कर दिया, एक पोस्ट डाल दिया, मुझे बड़ा खेद हो रहा है, इतने में आप नत्थी, काम खत्म। देखिए मीनाक्षी, जब तक गैर इरादतन हत्या का मामला विजय या ऐसे लोगों पर नहीं दर्ज होगा, तब तक ये एक बार होगा, मामला होगा, फिर कोई आएगा दूसरा, फिर वो 50 मामले गिनाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जब रैली आपने बुलाई इस तरह की और वहां भगदड़ में लोगों की जान गई, तो मामला सीधे सीधे एक्टर विजय, जो अब लीडर बनना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, और अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सवाल है। और यहां प्रशासन दूसरे नंबर पर आएगा। ये कई बार, और ठीक है, जब जहां कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें सरकार प्रशासन सबसे पहले आता है, लेकिन सरकार और प्रशासन नंबर 2 पर है। सबसे पहले वो व्यक्ति जिसने ये रैली की, जिसका ये इंतजाम था, जिसको ये अनुमान था कि हमारे इतने लोग मिलने आएंगे, फिर आपने जो समय तय था उससे थोड़ी देरी हो गई। कई बार होता है, ये राजनीति में कई बार हो जाता है, लेकिन इस तरह की देरी के बाद जब आपको पता है कि भीड़ हो गई है, तो पहले उसका इंतजाम करना चाहिए था। और उससे भी ज्यादा जो घटिया हरकत की है जो विजय के समर्थकों ने, उसके बाद क्या किया, रील बनाकर चला रहे हैं। उनके समर्थक लिख रहे हैं कि अरे उसके बाद विजय ने तो जो पानी जिनको चाहिए था उनको पानी ऊपर से भेजा, प्यासे लोगों को भेजा, कहा कि भाई एम्बुलेंस के लिए रास्ता दे दो। क्या हरकतें कर रहे हैं? ये फिल्मी दुनिया को आप रियल लाइफ को रियल लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात पर बार बार कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, उत्तर प्रदेश में को क्या नाम था उसका, जो उसका नाम भूल रहा हूं मैं, 100 के आसपास लोग उसमें शायद मारे गए। इटावा या कहा, मैं वो बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, जो अपने को कहता था कि मैं तो भगवान का ही अवतार हूं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो आदमी गायब हो गया। इतना बड़ा साम्राज्य इतनी गंदगी करता था, जाने क्या क्या गंदे गंदे काम करता था वो, और वो उसको नहला के और फिर उसी को चरणामृत की तरह लोग देते थे, और जाने मतलब क्या, मैं उसको बात नहीं कर सकता हूं। जो उस वक्त रिपोर्ट आई, गायब हो गया वो, उसका कोई पता नहीं। ऐसे ही कोई भी घटना होती है। और देखिए,
जब मंदिर में कहीं भगदड़ होती है, जब किसी धार्मिक आयोजन में भगदड़ होती है, तो हम उस पर अलग तरह से बात करें। मैं जी। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके देखना चाहता हूं। आरसीबी के मैच में जो हुआ, वहां जब कहेंगे हाँ वहां प्रशासन की सीधे जिम्मेदारी थी, लेकिन यहां पहली जिम्मेदारी एक्टर से जो लीडर बन रहे विजय की है। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कितना आसान लगता है ना, ऊपर से आए, अचानक से ड्रॉप हो गए, फिर जब मन किया ऊपर से अचानक से एयरलिफ्ट हो गए और फिर निकल गए। पीछे जो होगा होता रहेगा, देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सुपरस्टार हैं, लोग आपको प्यार करते हैं। इस प्यार का आप नाजायज फायदा उठाते हैं और इस पूरी घटना में वही नाजायज फायदा है जो इस सुपरस्टार विजय ने उठाया है।